सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए मैजिकल वन शॉट ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशन, चैप्टर नंबर 5, क्लास 11 अकाउंटेंसी कंप्लीट चैप्टर। आज हम इसी लेक्चर में खत्म कर देंगे। 3 तरीके के क्वेश्चन आते हैं मेरे पास यहाँ से, तीनों तरीके के क्वेश्चन आज ही क्लास में अच्छे से खत्म कर देंगे, चाहे वो अकाउंटिंग इक्वेशन क्यों ना हो, चाहे वो वर्ड प्रॉब्लम्स क्यों ना हो, चाहे वो एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चन क्यों ना हो। तो तीनों को बहुत अच्छे ढंग से करेंगे। आपको बिल्कुल साथ रहना है, जो जो क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ साथ के साथ करना है, ये मेरी गारंटी है। इस लेक्चर को सुनने के बाद एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो तुम ना कर सको। तो ये लेक्चर आपको बहुत अच्छे से एक एक चीज सिखा देने वाला है। तो जल्दी से मेरे साथ चलो। सबसे पहले समझते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशन, व्हाट इज द ट्रू मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशन, व्हाट इज दिस अकाउंटिंग इक्वेशन। चलो जल्दी से शुरू करते हैं। तो देखो, आपको नाम से समझ आता है अकाउंटिंग इक्वेशन। इक्वेशन का मतलब होता है बेटा जी बराबर। ये बराबर का सिंबल है। अकाउंटिंग इक्वेशन बोले तो अकाउंटिंग टर्म्स के पीछे बराबर का सिंबल है कि कुछ अकाउंटिंग टर्म्स के बराबर रहती हैं, कुछ अकाउंटिंग टर्म, और हमेशा ये बराबर ही रहती हैं। ये परवेसिव है, ये हमेशा लागू होगा। सो क्या है ये अकाउंटिंग इक्वेशन? कौन कौन सी अकाउंटिंग टर्म्स बराबर रहती हैं, सुनना। कहते हैं कि अकाउंटिंग इक्वेशन इज अ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन बेस्ड ऑन ड्यूअल एस्पेक्ट ऑफ अकाउंटिंग। ड्यूअल एस्पेक्ट, ड्यूअलिटी के प्रिंसिपल पे ये बेस्ड है। ड्यूअलिटी का प्रिंसिपल कहता था कि हर ट्रांजेक्शन के 2 एस्पेक्ट होते हैं, एक डेबिट का एक क्रेडिट का, और दोनों हमेशा सेम होते हैं। तो मतलब टोटल ऑफ डेबिट टोटल ऑफ क्रेडिट के बराबर होगा ही होगा। यहां पे हम किस चीज की बात करते हैं? यहां पर हम बात करते हैं कि सोर्स ऑफ फंड हमेशा बराबर होता है बेटा यूटिलाइजेशन ऑफ फंड। हमेशा बराबर होता है यूटिलाइजेशन ऑफ फंड। क्या मतलब हुआ सर इसका? देखो बेटा, एक बात बताओ, तुम कोई भी बिजनेस शुरू करते हो तो तुम्हारे पास जो सोर्स ऑफ फंडिंग आएगी, सोर्स मतलब कहां से पैसा आ रहा है और कहां तुम पैसा लगा रहे हो, ये हमेशा बराबर रहेगा ना। सपोज करो मैंने आपको कहा कि आपने कहा सर मेरे को ना एक कपड़े की दुकान खोलनी है, आपने अपने पापा से 2 लाख रुपए ले लिए। तो सोर्स ऑफ फंड क्या हुआ? 2 लाख, है ना। आपने क्या करा, उसमें से उस 2 लाख में से 50,000 का तो फिटिंग करवा लिया, है ना। 50,000 की आपने फिटिंग करवा ली, प्लस 1 लाख का आपने कपड़ों का माल लिया। 1 लाख का आप क्या ले? माल ले, मतलब आप 1 लाख के क्या ले? गुड्स ले आए, प्लस 50,000 आपने भी अपने पास कैश रख लिया। तो बेसिकली क्या कहानी है कि ये जो 2 लाख का सोर्स आया, इसका आपने कैसे कैसे यूटिलाइजेशन करा? कुछ तो आपने फिटिंग्स में लगा लिया, कुछ आपने गुड्स में लगा लिया, कुछ आपने कैश रख लिया। तो ये हमेशा बराबर नहीं होगा क्या? सोचो, जैसे कोई और सोर्स ऑफ फंड आएगा वो यहाँ पे यूटिलाइज हो जाएगा कहीं ना कहीं, या तो वो कैश के रूप में पड़ा रह जाएगा, अगर आपने कुछ भी नहीं किया तो कैश के रूप में पड़ा रह जाएगा, या आप कोई गुड्स खरीद लोगे, या कोई और एसेट खरीद लोगे, या आप कोई एसी खरीद लोगे, या आप डिजिटल बोर्ड खरीद लोगे। नहीं समझे मेरी बात? तो बेसिकली सोर्स ऑफ फंड हमेशा बराबर होता है यूटिलाइजेशन ऑफ फंड के, और यही मेरी अकाउंटिंग इक्वेशन मुझे बताती है। अकाउंटिंग इक्वेशन क्या दिखाती है कि सोर्स ऑफ फंड हमेशा बराबर होता है यूटिलाइजेशन ऑफ फंड के। अब सोर्स ऑफ फंड की मैं बात करूं कि सोर्स ऑफ फंड क्या होता है, एक बिजनेस में सोर्स क्या क्या होते हैं, पैसा आने का सोर्स क्या होता है। या तो मालिक खुद अपना पैसा लगा दे, या वो किसी से उधार पे ले ले। तो सोर्सेस के अंदर क्या क्या आया? कैपिटल आया, जो मालिक ने खुद का पैसा लगाया, या फिर उसने जो बाजार से उधार पे ले लिया, दैट इज लायबिलिटी। तो 2 ही है सोर्सेज ऑफ फंड्स। यूटिलाइजेशन ऑफ फंड क्या है? जो भी सोर्स आया उसको आप यूटिलाइज कहां पे करोगे बेटा? आप उसको यूटिलाइज करोगे, उसका आप सामान खरीदोगे, जो भी चीजें आप खरीद के रखोगे अपने पास, दैट विल बी योर एसेट्स। तो वो सारी की सारी क्या होगी? आपकी एसेट्स होंगी। चाहे वो कैश हो, चाहे तुमने लैंड खरीद ली, चाहे तुमने बिल्डिंग खरीद ली, चाहे तुमने सामान गुड्स खरीद ली, ये सारी चीजें क्या है? एसेट्स है। तो हमें पता चला कि सोर्स ऑफ फंड्स बोले तो कैपिटल प्लस लायबिलिटी हमेशा बराबर होता है यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स, दैट इज एसेट। तो अकाउंटिंग इक्वेशन इज अ रिलेशनशिप बिटवीन बिजनेस की एसेट्स, लायबिलिटीज एंड कैपिटल, जो कि ओनर की इक्विटी होती है। ये क्या बताती है मुझे? कि सोर्स बराबर होगा यूटिलाइजेशन के, विच मींस एसेट्स विल ऑलवेज बी इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। नहीं है समझ? जल्दी बताओ। ये बात 90% ऑफ द कॉमर्स के बच्चों को नहीं पता होती कि अकाउंटिंग इक्वेशन का रियलिटी में मतलब क्या है, ये ऐसी बनी क्यों। अगर तुम्हें ये समझ आता है, अब ये पूरा चैप्टर समझना हलवा हो जाएगा। देखो, सबसे पहले हम जानते हैं टाइप ऑफ क्वेश्चन। एक तो इक्वेशन बनाने के लिए बोल देगा, या एग्जांपल बेस्ड बोल देगा, या वर्ड प्रॉब्लम्स बोल देगा। तीनों तरीके के क्वेश्चन आज की क्लास में हम कवर करने वाले हैं। बात करते हैं फॉर्मेट की, कि अकाउंटिंग इक्वेशन का फॉर्मेट दिखता कैसे है, अकाउंटिंग इक्वेशन में क्या क्या चीजें होनी चाहिए। हमने कहा टोटल ऑफ एसेट्स बराबर होंगे टोटल ऑफ कैपिटल प्लस लायबिलिटी के, तो हमने फॉर्मेट में भी ये दिखा दिया। ऐसा ब्यूटीफुल सा आपका फॉर्मेट होना चाहिए। सीरियल नंबर लिखते हो यहाँ पे ट्रांजेक्शन का, कि पहली ट्रांजेक्शन,
फिर यहाँ पे आप ट्रांजेक्शन का नाम लिखते हो, जैसे मैं कहूं कि स्टार्टेड बिजनेस, जैसे मैं कहूं कि स्टार्टेड बिजनेस विद कैश रुपीज 50,000, कि मैंने 50,000 रुपए लगा के बिजनेस शुरू करा। जैसे ही ट्रांजेक्शन होती है फिर हम देखते हैं उसका इफेक्ट क्या हुआ। ये 50,000 जो आया किसने लगाया, मालिक ने लगाया, तो हम कहेंगे 50,000 तो मालिक ने लगाया, तो 50,000 हमारी कैपिटल में बढ़ गया, प्लस ये 50,000 हमने अभी इसका कुछ करा तो है नहीं, तो अभी तो कैश ही आया, तो एसेट में कैश नाम की एक एसेट क्रिएट हो गई 50,000 से, नहीं समझे क्या? और ये दोनों हो गए बराबर, है ना, इधर भी 50 का एडिशन, इधर भी 50 का एडिशन, ये दोनों हमेशा बराबर ही होंगे। तो अभी मैं आपको सिर्फ एक एग्जांपल दे रहा हूं कि किस तरीके से फॉर्मेट बनते हैं, किस तरीके से चीजें दिखती हैं। यहाँ पे आप सारी एसेट्स लिखते हो, जैसे कि काफी सारी एसेट्स आ सकती हैं आपके पास, जैसे कि कैश आ गया, बैंक आ गया, डेटर्स आ गया, ठीक है, इस तरीके से ब्ला ब्ला बहुत सारी एसेट्स हो सकती हैं। लायबिलिटीज में बहुत सारी लायबिलिटीज की डिटेल हो सकती है, और यहाँ पे कैपिटल ही रहेगा। ये बात समझ आई फॉर्मेट कैसा होता है। अगली चीज हम जानते हैं, अगली चीज हम जानते हैं बेटा कि चीजें ट्रांजेक्शन्स कितने तरीकों की होती है, ट्रांजेक्शन्स कितने तरीकों की होती है। तो देखो ट्रांजेक्शन्स कितने तरीकों की हो सकती है। कोई ट्रांजेक्शन तो होगी जो आपको इंक्रीज एसेट और इंक्रीज कैपिटल या लायबिलिटी, कि बेसिकली इधर भी बढ़ रहा इधर भी बढ़ रहा, फर्स्ट टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन। या ट्रांजेक्शन क्या हो सकती है, इधर कम हो रहा और इधर कम हो रहा। और क्या हो सकता है सर, ऐसा हो सकता है कि इधर ही बढ़ जाए इधर ही कम हो जाए, तब भी दोनों साइडें बराबर रहेंगी ना, नहीं समझे कि मैंने कहा इधर बढ़ा दो उधर बढ़ा दो तब बराबर, इधर भी बढ़ा दो इधर इधर घटा दो इधर घटा दो तब भी बराबर, इधर से 10,000 कम हो इधर से भी 10,000 कम हो जाए। इधर ही बढ़ाया इधर ही कम किया, कि एक एसेट बढ़ी दूसरी एसेट कम हुई, तो जीरो का इफेक्ट आया, इधर भी जीरो का इफेक्ट आएगा। या क्या हो सकता है, यहां जीरो और यहां पे कुछ बढ़ गया और कुछ कम हो गया, नहीं समझे, इंक्रीज हो गई कैपिटल या लायबिलिटी और डिक्रीज हो गई कैपिटल या लायबिलिटी। तो आपको समझना क्या है कि चार ही तरीकों की चीजें हो सकती हैं। कोई भी ट्रांजैक्शन आए, या तो वो दोनों को बढ़ाएगी या दोनों को कम करेगी, या किसी एक को ही बढ़ाएगी कम करेगी, या इसको बढ़ाएगी कम करेगी, या इसको बढ़ाएगी कम करेगी। समझ आती है आपको बात? तो चार ही तरीके की ट्रांजैक्शंस आपको दिख सकती हैं। तीसरी बात, हमने सीखा फॉर्मेट कैसा होता है, हमने सीखा प्रेजेंटेशन कैसे करनी है। दूसरे नंबर हमने सीखा ट्रांजैक्शंस के टाइप्स क्या क्या है, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ ट्रांजैक्शंस, क्या क्या टाइप्स देखने को मिलेंगे। अब मैं बात करता हूं कौन सी चीज कहां पर आएगी, आपको किस तरीके से करने हैं क्वेश्चंस को। जैसे ही कोई भी ट्रांजैक्शन आएगी आप देखोगे व्हाट आर द अकाउंटिंग टर्म्स इन्वॉल्व, कौन कौन सी अकाउंटिंग टर्म का इन्वॉल्वमेंट है इसके अंदर, उसके हिसाब से आप उसकी ट्रांजैक्शन कर दोगे। कैपिटल में क्या क्या जाता है, देखो बाकी सबकी तो टर्म अपनी अपनी बनती है, मेन बात आती है कैपिटल। तो कैपिटल में आप क्या क्या लिखते हो, कैपिटल होता है बेटा मालिक का पैसा। क्या होता है, मालिक का पैसा। मालिक से लेन देन कब होते हैं वो आपको मैं बता रहा हूं। कोई भी एक्सपेंस होता है तो आप माइनस करोगे, कोई भी बिजनेस का एक्सपेंस हो आप माइनस करोगे। प्लीज, एक्सपेंस का मतलब होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, है ना। अगर तुमने कोई एसेट खरीद ली तब नहीं माइनस होगा यहां से, लेकिन तुमने कोई नॉर्मल खर्चा किया, सैलरी दे दी, रेंट दे दिया, वो सभी खर्चे यहां से माइनस होंगे। तो मैं लिख देता हूं रेवेन्यू, ठीक है। कोई भी प्रॉफिट हुआ वो ऐड होगा, कोई भी लॉस हुआ वो माइनस होगा, कोई भी इनकम हुई, कोई भी इनकम हुई वो ऐड होगी, एक्सेप्ट सेल्स। ध्यान रखना, सेल्स की इनकम को आप यहां पे ऐड नहीं करते, क्योंकि सेल्स में क्या होता है कि आपके कुछ सेल्स के जो प्रॉफिट होता है वो ऐड हो जाता है। कि मान लो आपने 10,000 वाली चीज 12,000 की बेची तो उसको प्रॉफिट ऐड होगा, 12,000 यहां पे ऐड नहीं होगा। लेकिन और कोई भी इनकम है, जैसे कमीशन रिसीव्ड वो यहां पे ऐड होगी, डिस्काउंट रिसीव्ड वो यहां पे ऐड होगा, रेंट रिसीव्ड वो यहां पे ऐड होगा, इंटरेस्ट रिसीव्ड वो यहां पर ऐड होगा। समझ आया आपको कौन कौन सी इनकम्स आएंगे, आप लिख भी सकते हो। तो ये चार चीजें आपको ध्यान रखनी है। प्लस होगा कोई एडिशनल कैपिटल है कि मालिक ने कोई एडिशनल कैपिटल लगा दिया तो वो आप जोड़ दोगे, माइनस कर दोगे अगर कोई ड्रॉइंग्स है तो, कि मालिक ने पैसा विड्रॉ कर लिया तो ये चीजें आपको जरूर ध्यान रखनी है। ये 6 चीजें अगर आप ध्यान रख लेते हो तो आप कभी भी अकाउंटिंग क्वेश्चन का क्वेश्चन गलत कर ही नहीं सकते हो। तो ये 6 चीजें याद रह जाएंगी। एक्सपेंस माइनस करने हैं कौन से, रिवेन्यू वाले सिर्फ, ठीक है। एसेट खरीदनी है तो माइनस नहीं करनी, प्रॉफिट जोड़ने हैं, जो भी प्रॉफिट हो, 10,000 वाला सामान 12 का बेचा तो 2,000 प्रॉफिट जोड़ दो, लॉस हुआ तो माइनस करोगे। इनकम सेल्स के अलावा सारी लिखोगे, अगर 10,000 वाली चीज 12,000 की बेची तो यहां पर सिर्फ 2,000 ऐड होगा प्रॉफिट वाला, 12 का 12,000 ऐड नहीं होगा। और कोई भी इनकम है जैसे कि कमीशन रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड, डिस्काउंट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, वो सब भी यहां पर आएंगे। एडिशनल कैपिटल ऐड कर दोगे और ड्रॉइंग्स माइनस कर दोगे। ये आता है आपका कैपिटल के अंदर सारी चीजें। बाकी आप आराम से समझते चले जाओगे जैसे जैसे आप एंट्रीज देखो। सब कुछ क्लियर है, सब कुछ क्लियर है।
जल्दी से नोट डाउन कर लो, कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। चलो अब आगे देखते हैं। आगे आपको क्वेश्चन नंबर 1, इस क्वेश्चन को आराम से करेंगे। मैं 3 क्वेश्चन करवाऊंगा, एक नहीं 3 क्वेश्चन कराऊंगा जो अकाउंटिंग क्वेश्चन के, ताकि आपको एक एक चीज की क्लैरिटी हो। ठीक है, हम हर ट्रांजेक्शन को पढ़ेंगे और फिर हमने फॉर्मेट ऑलरेडी तैयार कर रखा है, हम यहाँ पे लिखेंगे। मैं ट्रांजेक्शन की डिटेल्स नहीं लिखूंगा क्योंकि इतना वो आप अपने आप लिख सकते हो, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, मैं नंबरिंग लिख दूंगा। पहली ट्रांजेक्शन क्या है, कहते हैं कि राघव स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 50,000 एंड चेक ऑफ 30,000 टू ओपन अ बैंक अकाउंट। तो उसने क्या करा, 50,000 का कैश, 30,000 का चेक लेकर आया। जो जो भी टर्म्स इन्वॉल्व है वो देखो। टर्म्स इन्वॉल्व कौन कौन सी है यहाँ पर, एक तो कैश, कैश आ रहा है, एक बैंक बढ़ रहा है और कैपिटल बढ़ रही है। ये पैसा कौन लगा रहा है, मालिक लगा रहा है। तो 3 चीजें बढ़ी, हम तीनों चीजों को वहां पे अपनी अकाउंटिंग क्वेश्चन में लेकर जाते हैं। तो हम कहेंगे पहली ट्रांजेक्शन जो है, यहाँ सीरियल नंबर, यहाँ भी सीरियल नंबर लिखना होता है, तो यहाँ पे सॉरी आपको लिखना है ट्रांजेक्शन क्या, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश एंड जो भी है। हमें पता चला कैश बढ़ाना है, बैंक बढ़ाना है और कैपिटल बढ़ानी है ना। तो कैश और बैंक के कॉलम बनाए यहाँ पे, एक हमने बनाया कैश का, एक हम बना देते हैं बैंक का, क्योंकि और भी कॉलम्स आएंगे तो हम जगह छोड़ देते हैं। कैपिटल के अंदर अभी हमने एक कैपिटल का कॉलम बना दिया। पहली ट्रांजैक्शन से मुझे समझ आया कि मुझे क्या करना है, कैश को बढ़ा देना है 50,000 से, मैं 50,000 से बढ़ा देता हूं। मुझे समझ आया मुझे बैंक को बढ़ा देना है 30,000 से, मैंने बैंक को 30,000 से बढ़ा दिया और अपना इधर मैंने कैपिटल को 80,000 से बढ़ा दिया। समझ आती है बात। तो ये कौन सा एग्जांपल है, इधर भी इंक्रीज इधर भी इंक्रीज, दोनों इंक्रीज बिल्कुल बराबर है ना। तो अकाउंटिंग इक्वेशन मैच होनी चाहिए। सेकंड पढ़ते हैं। सेकंड में कहते हैं डिपॉजिटेड इन बैंक 10,000। तुमने 10,000 जब डिपॉजिट करवाए तो क्या हुआ होगा, कैश कम हुआ और बैंक बढ़ गया, है ना। तो इसमें क्या हुआ, कैश कम हुआ, बैंक बढ़ गया। ठीक है, कैश कम हुआ और बैंक इंक्रीज हो गया। तो जल्दी से जाओ, जल्दी से जाओ, कैश को कम कर दो 10,000 से। दूसरी ट्रांजेक्शन, कैश को कम कर दो 10,000 से। जब भी कुछ रिड्यूस करना हो तो ऐसे ब्रैकेट्स लगा देते हो, इसका ऑटोमेटिकली मतलब होता है माइनस। ठीक है, और बैंक में आप 10,000 इंक्रीज करते हैं और कुछ इफेक्ट, इधर कुछ इफेक्ट नहीं हुआ। अब आप एक बात समझ सकते हो कि ये कौन सा एग्जांपल है, एक एसेट बढ़ी दूसरी एसेट कम हो गई, नेट इफेक्ट इधर जीरो, अगली उस साइड भी जीरो। जो भी ट्रांजेक्शन पास करो उसका आपने नेट इफेक्ट जस्ट आफ्टर द ट्रांजेक्शन चेक करना है। इस ट्रांजेक्शन का नेट इफेक्ट जीरो आया एसेट साइड में, जीरो आया लायबिलिटी साइड में। ठीक है, तीसरी ट्रांजेक्शन देखते हैं। परचेज गुड्स वर्थ 20,000, गुड्स खरीदे 20,000 के। क्या हुआ, अगर कुछ ना बोले तो हम बोलते हैं कि कैश में खरीदे। अगर क्वेश्चन कुछ ना बोले कि परचेज गुड्स 20,000 तो हम मान के चलते कैश में खरीदे। अगर क्वेश्चन कहते परचेज गुड्स 20,000 फ्रॉम राम, सिर्फ नाम आ जाए तो हम कहते हैं वो उधार की ट्रांजेक्शन है। समझते हो बात आप। तो अभी तक मैंने क्या बोला, गुड सोल्ड वर्थ, गुड परचेज खरीदे कैश में 20,000 के, तो कैश कम हुआ और गुड्स आ गए। गुड्स आ गए तो वो कौन हुए, स्टॉक आ गया। स्टॉक कौन होता है, मेरी एसेट होता है। तो मैं क्या कहूंगा कि स्टॉक नाम की एसेट बढ़ गई, कैश नाम की एसेट रिड्यूस हो गई 20,000 से। तो मैं क्या कहूंगा, स्टॉक नाम की एसेट क्रिएट करो। स्टॉक क्रिएट कर दिया सर, कैश 20,000 से कम हो गया और बैंक पे जीरो और स्टॉक पे 20,000। ये ना जीरो जरूर लगानी है ताकि ना एग्जामिनर को पता हो कि बैंक के कॉलम में से कोई असर नहीं हुआ, क्योंकि मेरी सीरीज उस हिसाब से चल रही है। इस साइड फिर से कुछ नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि सर कैपिटल इधर एक चीज बढ़ी एक चीज कम हुई, उधर कुछ असर ही नहीं हुआ। समझते हो। और कैपिटल में क्या क्या जाना होता तुम्हें वो भी पता है। चलो और देखते हैं। अगला कहते हैं परचेज गुड्स फॉर 15,000 ऑन क्रेडिट। अब मैंने क्या करा, उधार पे गुड्स खरीदे। उधार पे गुड्स खरीदे तो इसका मतलब क्या कैश कम होगा, नहीं, स्टॉक तो बढ़ेगा। स्टॉक तो बढ़ेगा 15,000 से। दूसरी चीज क्या होगी, मैंने अगर उधार पे सामान खरीदा तो सामने वाले बंदा मेरी लाइबिलिटी बन गया, क्रेडिटर बन गया, कल को मैं उसको पैसे दूंगा। तो दूसरी चीज क्रेडिटर इंक्रीज हो जाएगा। दूसरी चीज क्रेडिटर इंक्रीज हो जाएगा। तो स्टॉक भी बढ़ गया और क्रेडिटर भी बढ़ गया। तो स्टॉक भी बढ़ा दो और क्रेडिटर कौन है, मेरी लाइबिलिटी है। तो एक तो स्टॉक बढ़ाएंगे, स्टॉक बढ़ाएंगे, कैश पे असर जीरो, बैंक पे असर जीरो, स्टॉक को बढ़ा दो 15,000 से और दूसरा लाइबिलिटी साइड में क्रेडिटर्स को बढ़ा दो, कैपिटल को नहीं बढ़ाना। एक कॉलम बनाओ क्रेडिटर्स, इसको बढ़ा दो 15,000 से। समझ गए, है ना। तो हमारे ये क्रेडिटर बन गए। चलो अगली ट्रांजेक्शन देखते हैं। सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 10,000 एट 12,000।
मैंने 10,000 के गुड्स 12,000 में बेच दिए। कुछ नहीं कह रखा तो मान के चलते हमने कैश में बेचे हैं, तो इसका मतलब मेरे पास कैश कितना आया, 10 वाली चीज 12 की बेची तो कैश कितना आया सर, कैश आया मेरे पास प्लस 12,000 के नहीं। स्टॉक मेरा कम हुआ बेटा, अगर मैं गुड्स बेचूंगा तो स्टॉक मेरा कम हो जाएगा। कितने से कम होगा स्टॉक, 10 वाले 12 के बेचे तो स्टॉक तो 10,000 का ही कम होगा, तो स्टॉक मेरा कम होगा कितने से, 10,000 से। तो 2,000 क्या है मेरा यहाँ पर प्रॉफिट। प्रॉफिट कहां जाता है, कैपिटल में ऐड होता है। प्रॉफिट कहां जाता है, कैपिटल में ऐड होता है। तो हम क्या करेंगे, कैपिटल में प्लस कर देंगे 2,000। नहीं समझ आई, प्रॉफिट कहां जाता है, कैपिटल में ऐड होता है। लॉस कहां जाता है, कैपिटल में माइनस होता है। एक्सपेंस कैपिटल से माइनस, इनकम कैपिटल में ऐड। ये बातें हमने देख ली है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो जल्दी से करें। कैश में प्लस 12,000, कैश में प्लस 12,000, बैंक पे कोई इम्पैक्ट नहीं। स्टॉक कम हुआ, कम हुआ कितने से, 10,000 से। ब्रैकेट्स लगा दी, इसका मतलब माइनस होता है, ठीक है। ब्रैकेट्स लगा दी, इसका मतलब माइनस होता है, प्लस लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, है ना। अच्छा, कैपिटल में प्लस 2,000, है ना, कैपिटल में प्लस 2,000, क्रेडिटर्स पे असर 0। फिर से नेट इफेक्ट देखिए, नेट इफेक्ट एसेट साइड में क्या, प्लस 12 माइनस 10, दैट इज प्लस 2। इधर नेट इफेक्ट क्या है, प्लस 2। तो इसका मतलब आप बिल्कुल ठीक कर रहे हो, बिल्कुल ठीक कर रहे हो। अगला देख, कहता है आपको सोल्ड गुड्स टू रितिका कॉस्टिंग 15,000 एट 20,000। मैंने 15,000 वाले गुड्स रितिका को बेच दिए 20,000 में। कुछ नहीं बताया कैश या क्रेडिट, लेकिन नाम आ जाए। मैंने आपको क्या बोला, नाम बताए कैश या क्रेडिट तो आप कैश मानोगे, लेकिन सिर्फ नाम आ जाए तो उधार मानोगे। तो इसका मतलब मैंने रितिका को उधार पे बेचे, 15,000 वाले गुड्स 20,000 में बेचे। ये तो समझ आता है स्टॉक कम होगा। कितने से कम होगा जल्दी बताओ, 15,000 से। ये 20,000 कैश में तो नहीं है, तो रितिका क्या बन गई मेरे लिए, डेटर बन गई। डेटर क्या होते हैं, एसेट जिनसे मैंने पैसा रिसीव करना है। तो मैं क्या लिखूंगा, डेटर्स। डेटर्स इंक्रीज हो गए कितने से, 20,000 से। और 5,000 का प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट कहां जाएगा, कैपिटल में ऐड हो जाएगा 5,000। गॉट इट, गॉट इट। क्या हुआ, 15 वाले 20 के बेचे, उधार पे बेचे, स्टॉक 15 से कम होगा, डेटर्स 20,000 से बढ़ेंगे क्योंकि मैंने उनसे 20,000 लेने, और 5,000 का मेरा प्रॉफिट है, कैपिटल में जोड़ दूंगा। तो देखिए जल्दी से, चलो देखते हैं। तो मेरा क्या होगा, कैश 0, बैंक 0, स्टॉक, स्टॉक तो सर कम हुआ ना 15,000 का, तो स्टॉक मैंने 15,000 के गुड्स बेच दिए, और 20,000 के मेरे डेटर बन गए, जो कि मेरी एसेट होती है। तो डेटर्स बन गए 20,000 के। इधर इंपैक्ट प्लस 5,000 जो मेरे को प्रॉफिट, दैट्स इट। आती है बात समझ, जल्दी बताओ, समझ आता है यहां तक, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। इधर जो मुझे प्रॉफिट हुआ मैंने बोल दिया। नेट इफेक्ट दोनों उधर देखो, इधर देखो, आपको दिखेगा प्लस 5,000 का। हाँ, इधर आपको दिखेगा प्लस 20 माइनस 15, दैट इज प्लस 5,000। इधर भी आपको दिख रहा है प्लस 5,000, तो इसका मतलब आप बिल्कुल ठीक चल रहे हो। अगली ट्रांजेक्शन देखते हैं। पेमेंट मेड टू क्रेडिटर 14,500 इन फुल सेटलमेंट। मैंने क्या करा, मेरे क्रेडिटर्स को 14,500 दे दिए फुल सेटलमेंट में। मेरे पास क्रेडिटर्स थे कितने के, मेरे पास क्रेडिटर्स थे कितने के, अगर मैं यहां तक अकाउंटिंग क्वेश्चन में देखूं तो क्रेडिटर्स है मेरे पास 15,000 के। मैंने उनको 14,500 दे दिए फुल सेटलमेंट में, तो इसका मतलब मेरा कैश कितना कम हुआ, 14,500। क्रेडिटर्स कितने के कम हुए, 15,000 के, क्योंकि फुल सेटलमेंट हो गया, अब मैं उनको और पैसा नहीं दूंगा। इसमें मुझे प्रॉफिट हो गया या लॉस हुआ, सर प्रॉफिट हो गया। कितना प्रॉफिट हुआ, 500 रुपए का प्रॉफिट हुआ। नहीं समझे क्या, मैंने जिसको 15,000 देने थे मैंने उसको 14,500 दे दिए, तो इसका मतलब मुझे 500 रुपए प्रॉफिट हो गया। प्रॉफिट कहा जाता है, कैपिटल में ऐड होता है। तो जल्दी से देखो, मुझे पता है मैंने कैश कितना दिया बेटा, 14,500, तो मैं कैश से इतना ही रिड्यूस करूंगा। बैंक में कुछ नहीं, स्टॉक में कुछ नहीं, डेटर्स में कुछ नहीं। मैंने 14,500 दिए और मेरे 15,000 के क्रेडिटर्स रिड्यूस हो गए, तो मेरा 500 रुपए का प्रॉफिट है। तो वो मैं क्या करूंगा, कैपिटल में जोड़ दूंगा 500 रुपए, और यहां पर मैं 15,000 माइनस कर दूंगा क्रेडिटर्स की। मेरे क्रेडिटर्स रिड्यूस हो गए 15,000 के, मुझे कोई चिंता नहीं है। 15 के थे, 15 के रिड्यूस हो गए, 500 रुपए प्रॉफिट हो गया। क्यों, क्योंकि मैंने इनको 14,500 ही दिए। अब फिर से नेट इफेक्ट देख सकते हो, दोनों साइड का बराबर आएगा। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखते हैं। कोई भी ट्रांजेक्शन मुश्किल लगे तो जरूर उसका नेट इफेक्ट चेक कर लेना, ताकि आपको समझ आ जाए कि आपने सही करा भी है कि नहीं। रिसीव फ्रॉम रितिका 18,000 ऑन अकाउंट। बेटा ऑन अकाउंट का मतलब क्या होता है, देखो फुल सेटलमेंट का मतलब होता है कि जितने उसे लेने थे उसका खाता क्लोज हो गया।
ऑन अकाउंट का मतलब होता है खाता क्लोज नहीं हुआ, बस आपने इतने पैसे रिसीव कर लिए। मैंने रितिका से जितने भी पैसे रिसीव करने थे फर्क नहीं पड़ता, चाहे 50,000 करने थे, चाहे 20,000 करने थे, चाहे 21,000 करने थे, मैंने उससे 18,000 रिसीव कर लिए। ऑन अकाउंट का मतलब होता है देयर इज नो डिस्काउंट। ऑन अकाउंट का मतलब होता है देयर इज नो डिस्काउंट। तो हमने रितिका से 18,000 ले लिए। रितिका कौन थी? मेरी डेटर थी। डेटर 18,000 से कम हो जाएगा और कैश 18,000 से बढ़ जाएगा। तो क्या होगा? कैश 18,000 से बढ़ जाएगा और डेटर मेरी 18,000 से कम हो जाएगी। चौथे नंबर पे डेटर है, तो मैं यहां पे क्या करूंगा? 18,000 से इसको रिड्यूस कर दूंगा। एक चीज बढ़ी, एक चीज कम हुई, नेट इफेक्ट जीरो है, इधर भी जीरो, इधर भी जीरो। बताओ कोई प्रॉब्लम है ना? चलो अगला देखते हैं। लास्ट ट्रांजेक्शन, सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 5,000 फॉर 9,000, हाफ ऑफ अमाउंट इज रिसीव्ड इन कैश। मैंने 5,000 वाले गुड्स 9,000 में बेच दिए, आधा पैसा कैश में रिसीव हो गया। जल्दी से देखते हैं स्टॉक पे असर क्या होगा, बताओ। स्टॉक कितने से कम होगा? 5,000 से होगा, है ना? कैश कितना आएगा? सर 9,000 में बेचे हैं जिसमें से आधा कैश आया, तो कैश कितना आया? 4,500। तो 4,500 कौन हुए आपके? बाकी डेटर्स। प्रॉफिट हुआ, 5 वाली चीज 9,000 में बेची, 4,000 का प्रॉफिट हुआ, तो वो कैपिटल में ऐड हो जाएगा। वो कैपिटल में ऐड हो जाएगा, है ना? प्रॉफिट बेटा क्या करते हो? कैपिटल में जोड़ देते हो। समझ आता है? तो स्टॉक को 5,000 से कम करो, स्टॉक को 5,000 से कम करो, स्टॉक को 5,000, कैश को बढ़ाना है 4,500, लाइन में चलेंगे। 4,500 से कैश को बढ़ाया, स्टॉक दूसरे नंबर पे बैंक का हटा दो। स्टॉक कितने से कम हुआ? स्टॉक 5,000 से कम हुआ, तो 5,000 से कम कर दो क्योंकि 5,000 वाला 9,000 का बेचा। प्लस डेटर्स चौथे नंबर पे, चौथे नंबर वाली चीज को बढ़ा दो। कितना बढ़ाओगे? 4,500 के डेटर्स बढ़ गए हैं आपके, हमने बढ़ा दिए। और प्रॉफिट हुआ कितना? 5,000 वाली चीज 9,000 में बेची, तो 4,000 का प्रॉफिट हुआ, प्लस कर दो 4,000। जल्दी से बताओ, क्लियर है? कोई भी ट्रांजेक्शन, कोई भी प्रॉब्लम, एकदम ऐसे साफ सुथरे तरीके से आपको करना है। फिर आपको यहां पर क्या कर देना है? फिर आपको यहां पर क्या कर देना है? फाइनल इक्वेशन बना दे। फाइनल इक्वेशन बना देनी है। कैश का नेट बैलेंस निकालना है, बैंक का नेट बैलेंस निकालना है, स्टॉक का निकालना है, डेटर्स का निकालना है। जो भी आएगा ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये बराबर होगा ये प्लस ये के। फिर लास्ट में इन चारों का टोटल इकट्ठा करके लिखना है और इन दोनों का टोटल भी इकट्ठा करके लिखना है। समझ गए? ये और ये पक्का मैच होंगे। अगर मैच नहीं हो रहे तो आपने कुछ ना कुछ गड़बड़ कर दी है। सिंपल सी बात है। अब आपका काम है टोटल बताना मुझे। जो सही आंसर होगा मैं कमेंट सेक्शन में उसको पिन कर दूंगा। ठीक है, अगला सवाल करें, क्योंकि मुझे तो 3 क्वेश्चन करने हैं। आराम से देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या है। कुछ मुश्किल नहीं है, सिर्फ और ज्यादा ट्रांजेक्शन है ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाए और आपको आगे और सिर्फ आप सिर्फ बुक से 2-3 क्वेश्चन करो और अपना पेपर देकर आ जाओ, है ना? आपको और पढ़ना ना पड़े अब इसके बाद। अगला देखो, कहते हैं राघव स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 50,000 एंड चेक ऑफ 1,30,000 टू ओपन अ बैंक अकाउंट। ये तो हमें पता ही है, कैश, बैंक और कैपिटल, है ना? कैश, बैंक और इधर से कैपिटल, 3 चीजों पे इंपैक्ट पड़ेगा। कितना कैश आया? कितना कैश आया? तो 50,000 का कैश आया, चेक आया 1,30,000 का, है ना? तो 50,000 और 1,30,000, पहली ट्रांजेक्शन 50,000 और 1,30,000। कैपिटल कितनी हो गई? 1,80,000। सिंपल है, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं अपने को, है ना? अगली ट्रांजेक्शन देखते हैं। कहते परचेज गुड्स ऑफ 10,000 ऑन क्रेडिट। ये भी हमें पता है कि 10,000 के गुड्स अगर आपने उधार पे ले लिए तो इसका मतलब आपका क्रेडिटर बढ़ गया और स्टॉक बढ़ गया, स्टॉक बढ़ गया और क्रेडिटर बढ़ गया। जल्दी से लिखें, स्टॉक का कॉलम बना दो और इधर से आप क्रेडिटर्स का कॉलम बना दो। तो हमें पता है कि स्टॉक बढ़ गया 10,000 से और क्रेडिटर्स भी बढ़ गए 10,000 से। तो कैश पे इंपैक्ट 0, बैंक पे 0, स्टॉक बढ़ गया 10,000 से। और इधर कैपिटल पे इंपैक्ट 0 और क्रेडिटर्स मेरे बढ़ गए 10,000 से। सिंपल है, नेट इफेक्ट दोनों साइड समान है, एक समान है, बिल्कुल से। बोट फर्नीचर वर्थ 5,000 ऑन क्रेडिट फ्रॉम कविश। आपने क्या करा? 5,000 का फर्नीचर खरीदा उधार पे कविश से। पहले अपने गुड्स खरीदे, जब गुड्स खरीदते उधार पे तो क्रेडिटर्स बनते हैं, लेकिन कोई एसेट अगर उधार पे खरीदो तब उसको क्रेडिटर्स में ना लिख के अलग कॉलम बनाते हो। ध्यान रखना, यही मैं इसीलिए मैं क्वेश्चन करवा रहा हूं। अगर आपने गुड्स खरीदे उधार पे तो क्रेडिटर बने, लेकिन कुछ और उधार पे खरीदा तो उस बंदे का कॉलम बनेगा। है तो लाइबिलिटी, कल को पैसे देने ही है। यहां पे इंपैक्ट किस पे आएगा? फर्नीचर। एक तो फर्नीचर इंक्रीज होगा, फर्नीचर इंक्रीज होगा, और दूसरा कविश
एज लायबिलिटी इंक्रीज हो। नहीं समझे? मैंने कहा कि अगर गुड्स उधार पे खरीदे तो क्रेडिटर बढ़ेगा, लेकिन कुछ और उधार पे खरीदा तो उसका नाम लिखोगे, क्रेडिटर्स में ऐड नहीं करोगे। ये गलती मत करना प्लीज, ठीक है? कुछ बुक्स भी कई बार ऐसे कर देती है, लेकिन वो गलत है, बिल्कुल गलत है। तो आपको क्या करना है, फर्नीचर बढ़ा देना है, फर्नीचर का एसेट बनाओगे, फर्नीचर बढ़ाओगे, और दूसरा लाइबिलिटी साइड में कविश नाम की नई लाइबिलिटी बना दोगे। तो मैंने क्या करा, कविश की लाइबिलिटी बना ली। 5,000 का मैंने फर्नीचर खरीदा, कैश पे कुछ असर नहीं, बैंक पे कुछ असर नहीं, स्टॉक पे कुछ असर नहीं, फर्नीचर मेरा बढ़ गया 5,000 से, और मेरी लाइबिलिटी बढ़ गई कविश के नाम की 5,000 से। क्लियर है कहानी? क्लियर है? चलो अगली चीज देखते हैं। फिर कहते हैं विड्रॉ 7,000 फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज। पर्सनल यूज, बेटा पर्सनल यूज का मतलब क्या होता है? मालिक ने अपने घर के यूज के लिए, जब घर के लिए उसके लिए निकालते तो उसे अब क्या बोलते हो? ड्रॉइंग्स। क्या बोलते हो? ड्रॉइंग्स। ड्रॉइंग्स क्या होती है? माइनस होती है। कहां से माइनस होती है? कैपिटल में से। तो कैपिटल में से माइनस करोगे। और दूसरा 7,000 फ्रॉम बैंक निकाला, और बैंक को रिड्यूस करोगे, और बैंक को रिड्यूस करोगे। समझ आया? बैंक से आपने 7,000 निकाला, बैंक को रिड्यूस कर दिया। और दूसरी चीज ड्रॉइंग्स है, मालिक ने घर के लिए पैसा निकाला तो कैपिटल को रिड्यूस कर दोगे। तो हमने क्या करना है? हमने क्या करना है? 7,000 रुपए कम करने हैं, एक तो बैंक से, एक तो बैंक से, और स्टॉक पे कुछ असर नहीं, फर्नीचर पे कुछ असर नहीं। सर मालिक से 7,000 कम करने हैं, मालिक से 7,000 कम करने हैं, क्रेडिटर्स पे कुछ असर नहीं, कविश पे कुछ असर नहीं। क्लियर है भाई? समझ आती है किस तरीके से प्रेजेंटेशन करनी है? जो चीजों को कुछ नहीं हो रहा उन पे 0 लगा दे, ताकि एग्जामिनर को क्लैरिटी मिल जाए। अगली देखो, बॉट मशीनरी फॉर 10,000 इन कैश। कोई एसेट खरीद ली 10,000 की कैश में, कोई दिक्कत नहीं है, खरीद लो। एक एसेट बढ़ा दो मशीनरी के नाम से, और कैश को रिड्यूस कर दो 10,000 से, है ना भाई? मशीनरी को बढ़ा दो और कैश को रिड्यूस कर दो, एज सिंपल एज दैट। कोई भी एसेट खरीदो यही करना होता है ना? गुड्स, मशीनरी, मशीनरी, मशीनरी का कॉलम बना दे, मशीनरी का कॉलम बना दो, है ना? तो अब आप क्या करोगे? कैश को 10,000 से कम कर दोगे, कैश को 10,000 से कम कर दोगे, बैंक पे कुछ असर नहीं, स्टॉक पे कुछ असर नहीं, फर्नीचर पे कुछ असर नहीं, मशीनरी 10,000 से बढ़ा दोगे, कैपिटल पे असर 0, क्रेडिटर्स पे 0, कविश भाई साहब पे 0। क्लियर है कहानी? +10 -10 नेट इफेक्ट 0, उधर भी नेट इफेक्ट 0। अगला देखते हैं। कविश वॉज पेड अ चेक इन फुल। कविश को तुमने चेक में पूरी पेमेंट कर दी। कविश को पेमेंट करनी कितनी थी? अकाउंटिंग क्वेश्चन से पूछ लो कितनी करनी थी। सर कविश को 5,000 पेमेंट करनी थी। तीसरे नंबर पे जो कॉलम है, तीसरे पे 5,000 है, 5,000 पे करना था, बैंक से कर दिया। तो बैंक को रिड्यूस कर दो, कविश को रिड्यूस कर दो, बैंक को रिड्यूस कर दो। बैंक दूसरे नंबर पे है, दूसरे नंबर पे है, तो 5,000 बैंक को रिड्यूस कर दो। स्टॉक पे 0, फर्नीचर पे 0, मशीनरी पे 0, और कविश को रिड्यूस कर दो। कैपिटल पे 0, क्रेडिटर्स पे 0, और कविश को आपने क्या कर देना है? 5,000 से रिड्यूस कर देना है। बहुत सिंपल है। चलो जी आगे चलते हैं। 7th ट्रांजेक्शन कहता है डेप्रीशिएट मशीन। डेप्रीसिएशन ऑन मशीनरी इज प्रोवाइडेड 10%। मशीनरी को डेप्रीशिएट कर दो, मतलब उसकी वैल्यू कम कर दो 10% से। मशीनरी जितने की भी है उसको 10% से कम कर दो। ये आपका खर्चा होता है, या आप लॉस बोलो, जो मर्जी बोलो, लेकिन होता खर्चा है। खर्चा बोलते हैं डेप्रिसिएशन को। खर्चे कहां जाते हैं? कैपिटल में से माइनस होते हैं, क्योंकि आप इसी कैश तो पे नहीं कर रहे ना अभी। मशीनरी की जो वैल्यू रिड्यूस है, क्या उसके लिए आपने अभी कैश पेमेंट करी? नहीं करी, तो आप इसको कैपिटल में से रिड्यूस करोगे। मशीनरी को 10% से कम करोगे। मशीनरी है कितने की मेरे पास? 5वें कॉलम की चीज, 5वें कॉलम की चीज, 5वें कॉलम की चीज यहां पर आई थी, है ना? 10,000। तो 10,000 का 10% 1,000 से कम करोगे। तो हम क्या करेंगे? मशीनरी को 1,000 से कम करेंगे, 5वें नंबर की चीज को, पहली 0, दूसरी 0, तीसरी 0, चौथी 0, और ये 1,000 से मैंने कम कर दिया। और दूसरी चीज मैं ये कैपिटल में से भी कम करूंगा, तो मैं कैपिटल में से भी 1,000 कम कर देगा। ठीक है? क्रेडिटर्स 0, कविश 0। क्लियर है यहां तक कहानी? है ना? इधर से भी 10,000 कम हुए, उधर से भी 10,000, सॉरी 1,000 कम हुए, उधर से भी 1,000 कम हुए। अगली ट्रांजेक्शन देखो, पेड लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ 5,000। आपने लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम दिया। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम ध्यान रखना, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम ध्यान रखना, ये क्या होती है बेटा? ड्रॉइंग्स होती है। क्योंकि लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम एक इंसान का दिया जाता है, और इंसान कौन होगा? बिजनेस का मालिक होगा। तो ये क्या है? ड्रॉइंग्स होती हैं। तो हम 5,000 कैश से भी कम करेंगे और कैपिटल में से भी कम करेंगे। तो मैं क्या करूंगा? 5,000
कैश में से भी कम करूंगा और कैपिटल में से भी कम कर दूंगा कि मालिक का पैसा अब बिजनेस में कम लगा है, मालिक ने 5,000 बिजनेस से निकाल लिए हैं, है ना। चलो आगे देखते हैं हम, नाइन ट्रांजेक्शन कहते हैं रिसीव्ड इंटरेस्ट फ्रॉम बैंक 300, बैंक से मेरे को 300 रुपए का इंटरेस्ट मिला, इनकम है कहां जाएगी, कैपिटल में प्लस हो जाएगी, और कैश या बैंक में ऐड होगी, बैंक में ऐड होगी क्योंकि बैंक ने जो इंटरेस्ट देता है वो बैंक क्या करता है आपके खाते में ऐड कर देता है, तो मैं बैंक में प्लस कर दूंगा 300, बैंक में प्लस कर दूंगा 300, एंड दूसरी चीज मैं क्या करूंगा, एक तो बैंक में ऐड किया और दूसरा कैपिटल में ऐड कर दूंगा, कैपिटल में ऐड कर दूंगा 300 को। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। तो मैं क्या करूंगा, बैंक में ऐड करूंगा 300 और यहां कुछ नहीं, यहां कुछ नहीं, यहां कुछ नहीं, और कैपिटल में ऐड कर दूंगा 300, यहां कुछ नहीं, यहां कुछ नहीं। गॉट इट। अगला स्टेप आप जानते हो, हम फाइनल इक्वेशन बनाते हैं, हम फाइनल इक्वेशन बनाते हैं, ए लिखा, ये लिखा, ये लिखा, ये लिखा, ये लिखा, इन सब का टोटल यहां लिखा। सिमिलरली इसका टोटल, इसका टोटल, इसका टोटल, और फिर इन तीनों का टोटल यहां लिखा। ये और ये सेम आएंगे, अकाउंटिंग क्वेश्चन कंप्लीट, सॉर्टेड है। बताओ कोई प्रॉब्लम है तो बताओ, जल्दी देखो। चलो जी आखिरी क्वेश्चन करें। आखिरी क्वेश्चन को करने से पहले अब आपको आराम से इन 4 स्पेशल आइटम्स को समझना है। मैंने अकाउंटिंग टर्म से भी आपको ये चारों बहुत अच्छे तरीके से समझाई थी, अब फिर से समझा रहा हूं चारों का अकाउंटिंग क्वेश्चन का ट्रीटमेंट क्या होता है। मैं आपको लॉजिक के साथ समझाऊंगा, अगर लॉजिक समझ नहीं भी आता तब भी रट्टा मार लेना क्योंकि ये पेपर में आने ही आने हैं। ठीक है, तो 4 चीजें क्या है मेरे पास, प्रीपेड एक्सपेंस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, एक्रूड इनकम, और एडवांस इनकम। ठीक है, इन चारों का बेसिक मतलब पता होना चाहिए। प्रीपेड एक्सपेंस का मतलब है एक्सपेंसेस रिलेटेड टू नेक्स्ट ईयर पेड इन दिस ईयर, या एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस। क्या बोलूंगा मैं, एक्सपेंस पेड इन एडवांस, जो खर्चा आपने एडवांस में पे कर दिया लेकिन वो है अगले साल का। ये अकाउंटेंसी में जरूरी है वर्ड बोलना कि वो नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है बेटा एक्सपेंस ड्यू बट नॉट पेड, कि भाई खर्चा ड्यू तो हो गया लेकिन तुमने अभी तक पे ही नहीं करा, कि खर्चे की तारीख तो आगे की पे कर देना चाहिए लेकिन तुमने अभी तक पे ही नहीं करा। प्रीपेड का मतलब तो ऐसा हुआ कि मैंने क्या करा, आने वाले 6 महीने का रेंट एडवांस में दे दिया, जिसमें से 2 महीने तो अगले साल लाई करते थे, अगले साल में थे, तो वो जो 2 महीने का रेंट है जो अगले साल के महीनों का मैंने दे दिया, दैट इज माई प्रीपेड एक्सपेंस। मैं बात करूं आपसे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस की, तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का मतलब होता है एक्सपेंस ड्यू बट नॉट पेड। मैंने क्या करा, मैंने पूरा साल बिल्डिंग यूज कर ली लेकिन अभी तक रेंट दिया ही नहीं है, दैट इज माई एक्सपेंस ड्यू बट नॉट पेड। मेरे पास एक टीचर थे, उन्होंने पूरा साल पढ़ा दिया लेकिन मैंने उनको अभी तक सैलरी ही नहीं दिया, तो दैट इज सैलरी ड्यू बट नॉट पेड, आउटस्टैंडिंग सैलरी। समझ गए। फिर आता है मेरे पास एक्रूड इनकम, इनकम अर्न्ड, कमा तो ली बट रिसीव नहीं हुई। मैंने पैसा कमा तो लिया लेकिन रिसीव नहीं हुई, मैंने तुम्हें पढ़ा तो दिया लेकिन तुमने अभी तक मेरे को पैसे नहीं दिए, एक्रू हो गई है मेरी इनकम। इस तरीके से एडवांस इनकम क्या होता है, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, जो पैसा मुझे एडवांस में मिल गया हालांकि मैंने अभी तक उसके लिए अपनी सर्विसेज नहीं दी है, कि मतलब कि मैंने तुम्हें पढ़ाया नहीं लेकिन तुमने अगले 2 साल की फीस मुझे दे दी, तो दैट इज माई एडवांस इनकम। यहां तक कोई प्रॉब्लम है तो बताओ, मीनिंग क्लैरिटी है इनकी। अब जल्दी से इनका हम अकाउंटिंग क्वेश्चन का ट्रीटमेंट सीखेंगे, 2 मिनट हम लगाएंगे सिर्फ। देखो देखो एक्सपेंस जो होता है इसकी नेचर क्या होती है, इसकी नेचर होती है एसेट की। तो प्रीपेड एक्सपेंस की नेचर होती है, 2 ट्रीटमेंट करोगे, एक एसेट पे और एक कैश या फिर कैपिटल पे, 2 ट्रीटमेंट होंगे, ध्यान रखना। एक हर एक का, एक नेचर पे, दूसरा कैश या कैपिटल पे, हर एक का। मैं नहीं करेंगे सिर्फ इसका प्रीपेड एक्सपेंस का, हर एक का। एक काम करते हैं हम इसको थोड़ा साइड में लिखते हैं क्योंकि इसका ये हमारी बेसिक चीज है। आ जाओ यहां पर आ जाओ, आपको समझ आना चाहिए कि हर एक का जो ट्रीटमेंट होगा
हर एक का जो ट्रीटमेंट होगा वो इन दो बेसिस पे होगा। क्या नेचर क्या है और कैश या कैपिटल में से कौन इन्वॉल्व है। ठीक है, नेचर की मैं बात करूं तो नेचर है इसकी एसेट, एन है इसकी एसेट। एसेट हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि हमारे को कल को काम आने वाली चीज है। दूसरी चीज कैश या कैपिटल, क्या कैश इन्वॉल्व है। प्रीपे खर्चा किया तो तुमने खर्चा कर दिया, आज ही पेमेंट कर दी, तो इसका मतलब कैश इन्वॉल्व है, कैश रिड्यूस हुआ। तो दूसरी चीज क्या करोगे बेटा, आप कैश को रिड्यूस कर दो। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, नेचर क्या है कि खर्चा ड्यू था लेकिन अभी तक पे नहीं करा, तो यू आर लायबल टू पे, दिस इज योर लायबिलिटी। तो दूसरी चीज क्या है, लायबिलिटी आपकी नेचर है। और दूसरा ट्रीटमेंट कैश या कैपिटल। आउटस्टैंडिंग खर्चे का मतलब एक्सपेंस ड्यू हो गया लेकिन तुमने अब तक पे नहीं करा, तो इसका मतलब क्या कैश आया या गया, कैश के साथ कुछ असर नहीं हुआ, तो कैपिटल इन्वॉल्व हो जाएगा। तो दूसरी चीज आप क्या करोगे, कैपिटल में से माइनस करोगे। कैपिटल में से माइनस इसलिए करते हैं क्योंकि ये इस साल का खर्चा था और कैपिटल में से हमें खर्चे माइनस करने होते हैं, एक्सपेंस माइनस करते हैं। इस साल का खर्चा था, पे नहीं करा, लेकिन आप कैपिटल में से माइनस करोगे कि हाँ हमारा खर्चा तो है पड़ा, चाहे पेमेंट करनी रहती है, फिर क्या हो गया, इस साल के प्रॉफिट लॉस जानने के लिए खर्चा तो है ही पड़ा, इसीलिए हमने इसको माइनस कर। एक्रूड इनकम की फिर से नेचर होती है एसेट। इनकम अर्न्ड बट नॉट रिसीव्ड, तो मतलब कि कल को आपको रिसीव होगी, आपकी एसेट है। कैश का इन्वॉल्वमेंट हुआ कुछ, इनकम अर्न्ड बट नॉट रिसीव्ड, कैश तो आया ही नहीं है, ना कैश आया ना कैश गया, तो कैपिटल प्रेशर होगा। इनकम है इसीलिए कैपिटल में जुड़ जाएगी। दूसरा काम क्या होगा, इनकम है इसीलिए कैपिटल में जुड़ जाएगी। एडवांस इनकम, नेचर क्या होती है कि आपको पहले से रिसीव हो गई, कल को आपको सर्विस देने के लिए तुम लायबल हो, दिस इज योर लायबिलिटी। तो नेचर क्या है, लायबिलिटी की। दूसरा ट्रीटमेंट कैपिटल में, सॉरी कैश या कैपिटल से पूछो किसको, क्या एडवांस इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, तो कैश में कुछ असर हुआ, बिल्कुल कैश आया होगा तभी तो इनकम रिसीव्ड इन एडवांस है, तो कैश बढ़ गया। दूसरा क्या है, कैश। आई बात समझ। तो हर एक में अब आप चारों को रट्टा भी मार सकते हो। मैंने मीनिंग क्लैरिटी दे दी है कि कौन सी चीज कहां जा रही है और क्यों जा रही है, अदरवाइज आपको याद जरूर होने चाहिए, बात ही खत्म, दैट्स इट। याद जरूर होने चाहिए, नहीं समझ आया तब भी। चलो पहला देखते हैं, मयंक स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। मयंक ने कैश के साथ बिजनेस शुरू करा, तो कैश और कैपिटल दो खाते इन्वॉल्व हुए, कैश और कैपिटल दो खाते इन्वॉल्व हुए, कैश और कैपिटल, है ना भाई। मयंक स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, 2.5 लाख रुपए, 2,50,000 के साथ बिजनेस शुरू करा, पहली ट्रांजेक्शन 2,50,000, ठीक है। कैपिटल भी आ गए मेरे पास 2,50,000। अगली ट्रांजेक्शन देखते हैं। सो इट सेज रेंट पेड 10,000 टू मिस्टर गुप्ता वाइल आउटस्टैंडिंग रेंट इज 5,000। 10,000 का रेंट तो तुमने दिया और 5,000 का भी देना रहता है। 10,000 का जो रेंट दे दिया उसका ट्रीटमेंट खर्चा है, कैश में से भी माइनस हो जाएगा, कैपिटल में से भी माइनस हो जाएगा, उसका ट्रीटमेंट कर लो पहले। कि रेंट पेड 10,000, कैश में से भी माइनस होगा क्योंकि इतना तो पे कर ही है, और 10,000 कैपिटल में से भी माइनस होगा। फिर कहता है कि 5,000 का जो आउटस्टैंडिंग रेंट है, आउटस्टैंडिंग रेंट का ट्रीटमेंट क्या होता है। आप पूछोगे एक तो नेचर क्या उसकी, लायबिलिटी है, तो लायबिलिटी के अंदर एक क्रिएट कर दोगे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस नाम का कॉलम। क्या कर दोगे, नेचर के हिसाब से लायबिलिटी है तो लायबिलिटी में कॉलम बन जाएगा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस के नाम से, जिसके अंदर आप 5,000 जोड़ दोगे कि 5,000 का मेरा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है। दूसरा ट्रीटमेंट क्या करना है, कैपिटल या कैश, तो इसके अंदर कैश तो इन्वॉल्व नहीं है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस में, कैपिटल है, कैपिटल में से माइनस होगा, तो कैपिटल में से 5,000 माइनस। तो आप इसको क्लब करके 15,000 भी डायरेक्टली लिख सकते थे कि कैपिटल में से 15,000 माइनस होगा, 5,000 आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस में जुड़ेगा, 10,000 कैश में से माइनस होगा। दोनों साइड आप चेक कर सकते हो बराबर है कि नहीं, इधर टोटल माइनस 10,000 है, उधर देखो -10 + 5 -5, ये दोनों कैंसिल हुए तो यहां भी -10 ही है, तो ठीक है। समझ गए। इस तरीके से आपको ट्रांजेक्शन्स देखने को मिलेंगी, ये आपकी हाई लेवल एडवांस लेवल ट्रांजेक्शन्स होती। अगला देखो, कहते हैं सैलरी पेड 20,000 आउट ऑफ विच 5,000 इज प्रीपेड। मैंने 20,000 की तनख्वाह पे करी है आज की डेट में, जिसमें से 5,000 क्या है, प्रीपेड है। इसका मतलब मैंने जो सैलरी पे करी 20,000, उसमें से 5,000 प्रीपेड है, तो मैं अलग कर दूं, मैं कहूं कि 15,000 तो नॉर्मल सैलरी है
और 5,000 प्रीपेड है, नहीं समझे? क्योंकि इसी के अंदर ही तो इंक्लूडेड थी वो। 15,000 नॉर्मल सैलरी का क्या करो, कैश में से कम कर दो, कैपिटल में से कम कर दो। बहुत बेसिक है, कैश में से कम कर दो और कैपिटल में से कम कर दो। जो प्रीपेड है उसका पोर्शन क्या होगा? जो प्रीपेड है, एक तो वो एसेट है, तो नेचर के हिसाब से एक तो एसेट बन जाएगी, और दूसरा कैश कम हो जाएगा क्योंकि कैश पे कर दिया है। आराम से करें। ये 15,000 जो है कैश से भी कम करो, कैपिटल से भी कम करो, क्योंकि ये तो सैलरी है नॉर्मल, इसके अंदर प्रीपेड का कोई रोल नहीं है। तो मैं कहूंगा कि कैश में से 15,000 कम करो और कैपिटल में से 15,000 कम करो। यहां तक तो समझ आता ही है। जो 5,000 प्रीपेड सैलरी है, प्रीपेड के लिए एक तो नेचर के हिसाब से एसेट नेचर है, तो एसेट साइड में एक कॉलम बनेगा, प्रीपेड एक्सपेंस के नाम से। इसके अंदर आप 5,000 जोड़ दोगे और प्रीपे खर्चा करा तो कैश रिड्यूस हुआ, कैश में से 5,000 माइनस कर दोगे, तो बेसिकली टोटल कैश आपका 20,000 से कम हुआ। प्रीपेड एक्सपेंस 5,000 से बढ़े, कैपिटल आपकी 15,000 से हुई। ठीक है, आराम से सुनना, एक ही ट्रांजेक्शन को साथ साथ करना, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा, क्योंकि यहां पे हमने सारे ऑलरेडी ट्रीटमेंट लिखे हुए हैं कि चारों के ट्रीटमेंट करने क्या है। अगली ट्रांजेक्शन क्या है? रिसीव्ड इंटरेस्ट ऑफ 5,000। अरे क्या हुआ, इंटरेस्ट रिसीव कर लिया, नॉर्मल सी बात है, तो नॉर्मल सी बात है। कोई इनकम रिसीव हुई तो क्या होगा? कैश बढ़ जाएगा और कैपिटल बढ़ जाएगी, कैश बढ़ जाएगा और कैपिटल बढ़ जाएगी। चलो जी, चौथी ट्रांजेक्शन में कैश बढ़ जाएगा और कैपिटल बढ़ जाएगी। क्या हुआ, आगे क्यों नहीं? कैश बढ़ जाएगा और कैपिटल बढ़ जाएगी। चौथे ट्रांजेक्शन में कैश कितने का था? इंटरेस्ट रिसीव्ड है हमारे पास 5,000 का, तो 5,000 से कैश बढ़ा दो, 5,000 से कैपिटल बढ़ा दो। तो 5,000 से मैंने क्या करा? कैश बढ़ा दिया, और 5,000 से मैं क्या करूंगा? अपनी कैपिटल भी बढ़ा। आसान है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। चलो अगली ट्रांजेक्शन देखते हैं। रिसीव्ड इंटरेस्ट ऑफ 25,000 आउट ऑफ विच 10,000 इज रिलेटेड टू नेक्स्ट ईयर। 25,000 का इंटरेस्ट मिला जिसमें से 10,000 अगले साल से रिलेटेड है, तो इस साल वाला कितना है उसको अलग कर दो कि 15,000 तो नॉर्मल इंटरेस्ट है, प्लस 10,000 अगले साल से रिलेटेड है, मतलब एडवांस इनकम है ना, इनकम रिसीव्ड रिलेटेड टू नेक्स्ट ईयर। 15,000 तो इसी साल का है, 10,000 अगले का है, तो 15,000 का तो नॉर्मल कर दो कि इंटरेस्ट रिसीव्ड वाला, कि 15,000 कैश में बढ़ा दो और कैपिटल में बढ़ा दो। पहले वो कर दो, 15,000 कैश में बढ़ा दो और कैपिटल में बढ़ा दो। 15,000 कैश में बढ़ा दिया और कैपिटल में बढ़ा दिया, ये तो नॉर्मल वाला कर ही दिया अपन ने। अब कहता है कि 10,000 जो मेरी क्या है? एडवांस इनकम है। 10,000 क्या है? एडवांस इनकम। एडवांस इनकम का ट्रीटमेंट क्या होता है? लिखा भी हुआ हमने, देखो जरा। लाइबिलिटी क्रिएट कर दो और कैश में ऐड कर दो। क्या कर दो? लाइबिलिटी क्रिएट कर दो और कैश में ऐड कर दो। तो लाइबिलिटी क्रिएट करें इसी नाम की एडवांस इनकम नाम की लाइबिलिटी क्रिएट कर दो, एडवांस इनकम। इसके अंदर 10,000 जोड़ दो, आउटस्टैंडिंग में 0 और इसमें आपने 10,000 जोड़ दिए। और दूसरा क्या करना है आपको? कैश को बढ़ा देना है, तो कैश को और 10,000 से बढ़ा दो। या मैं कहूं कि कैश को क्लब करके 25,000 से बढ़ा देते, 15 ये बढ़ा देते, 10 वो बढ़ा देते, दोनों तरीके सही है। ठीक है भाई, लास्ट ट्रांजेक्शन देखें। यहां पे कहता है इंटरेस्ट एक्रूड 2500। एक्रूड इंटरेस्ट क्या होता है? एक्रूड इंटरेस्ट होता है इनकम अर्न बट नॉट रिसीव। ट्रीटमेंट हमने लिख रखा है, एक तो आप एसेट बढ़ा दो क्योंकि कल को आपको रिसीव होगा, और दूसरा आप कैपिटल को इंक्रीज कर दो क्योंकि आपकी इनकम है लेकिन अभी तक कैश रिसीव नहीं हुआ, तो इसीलिए आप कैपिटल में जोड़ दोगे। तो दो ट्रीटमेंट, एसेट बढ़ा दो और कैपिटल में जोड़ दो। एसेट बढ़ा दो और कैपिटल में जोड़ दो। एसेट बढ़ाओगे तो एसेट का नाम लिखना पड़ेगा, एक्रूड इनकम। तो हम क्या करेंगे? कैश में 0, प्रीपेड में 0, एक्रूड इनकम में 2500 जोड़ देंगे और कैपिटल में 2500 जोड़ देंगे। सॉर्टेड है। अब आपको सबके टोटल्स लिख देने जैसा आप करते आए हो। समझ आया? ये सारी के सारी ट्रांजेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अगर आपको चारों याद है तो अब अकाउंटिंग क्वेश्चन गलती हो ही नहीं सकती, ये मेरा वादा है आपसे। ठीक है, चलो अब करते हैं हम नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन, दैट इज माय एग्जांपल बेस्ड क्वेश्चंस। एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चन में आपके पास जितने भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, सारे के सारे क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिख दिए और सबके आंसर्स भी लिख दिए ताकि तुम्हें कोई प्रॉब्लम हो ही ना कि कह दे यही सब केसेस हो सकते हैं, इसके अलावा कोई केस ही नहीं बन सकता। वो कहेगा कि
इंक्रीज इन एसेट, डिक्रीज इन अनदर एसेट। एक एसेट बढ़ा दो, दूसरी कम कर दो। हमने कहा कैश डिपॉजिट करा दो बैंक में, तो कैश कम हो जाएगा, बैंक बढ़ जाएगा। एक एसेट कम हुई, एक एसेट बढ़ गई। इस तरीके से मैंने सारे एग्जांपल लिखे, सारे आप आराम से समझ सकते हो, कोई मुश्किल नहीं है, कोई मुश्किल नहीं है। ये एक अच्छा एग्जांपल है, मैं आपको बताता हूं। ये वाला सुनो। कहते डिक्रीज इन लाइबिलिटी, इंक्रीज इन कैपिटल। लाइबिलिटी कम हो जाए और कैपिटल बढ़ जाए, तो इसका मतलब ये मालिक ने अपने घर से उठा के कुछ दे दिया। जब मालिक ने अपने घर से उठा के कुछ दे दिया तो उसकी कैपिटल बढ़ी, क्योंकि उसका मतलब उसने बिजनेस के यूज के लिए वो पैसा लगाया, तो कैपिटल बढ़ी। और घर से उठा के किसी लाइबिलिटी को पे कर दिया तो लाइबिलिटी बिजनेस की रिड्यूस हो गई। हम कहेंगे लाइबिलिटी रिड्यूस और कैपिटल इंक्रीज। एग्जांपल के तौर पे क्रेडिटर्स एक्सेप्टेड ओनर्स पर्सनल प्रॉपर्टी वर्थ 30,000 फॉर सेटलमेंट। कि बिजनेस का क्रेडिटर कम हो गया और मालिक का पर्सनल पैसा लगा, तो बिजनेस उसकी कैपिटल को बढ़ा देगा। तो ये एग्जांपल थोड़ा अच्छा होता है, लेकिन मैंने सारे एग्जांपल्स लिख दिए, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, अच्छे से इनको याद करके रख सकते हो। इसके अलावा कोई भी एग्जांपल बेस्ड क्वेश्चन नहीं आएगा। अब आती है बेटा वर्ड प्रॉब्लम्स। वर्ड प्रॉब्लम्स कैसे होंगी? देखो, कुछ फॉर्मूलाज बताता हूं, उसके अलावा कुछ नहीं याद रखना, ठीक है? कुछ नहीं याद रखना उसके अलावा। फॉर्मूला सुनो। पहला फॉर्मूला जो तुम्हें नींदों में भी याद है, पहला फॉर्मूला, एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी। और इसकी मैनिपुलेशंस, इसको घुमाना फिराना, वो सब आ सकता है। जैसे आपको कहे लाइबिलिटी एसेट माइनस कैपिटल, या आपको कहे कि कैपिटल एसेट माइनस लाइबिलिटी, वो घुमा फिरा के आप जैसे मर्जी पूछ सकता है, ठीक है? दूसरी चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या है? मैं कहता हूं कि प्रॉफिट कैसे निकलेगा, या मैं कह दूं आपको कि चलो प्रॉफिट कैसे निकलेगा। पहले हम प्रॉफिट की बात करते हैं। प्रॉफिट लॉस कैसे निकलते हैं एक बिजनेस के अंदर? प्रॉफिट लॉस निकलते हैं, देखो कैसे प्रॉफिट लॉस कैसे निकलते हैं एक बिजनेस के अंदर। हम कहते हैं प्रॉफिट लॉस निकालने का तरीका होता है, बिजनेस ने जो एक्सपेंस करा उसको रिवेन्यू में से माइनस कर दो, है ना? तो रिवेन्यू, जो बिजनेस ने रिवेन्यू अर्न करा, माइनस कर दो जो उसने खर्चे करे। रिवेन्यू माइनस एक्सपेंस करोगे, अगर आंसर आया पॉजिटिव तो इसका मतलब बेटा प्रॉफिट, रिवेन्यू ज्यादा है। अगर आंसर आया नेगेटिव तो इसका मतलब लॉस, इसका मतलब खर्चे ज्यादा है ना भाई? कि अगर रिवेन्यू में से एक्सपेंस माइनस किया पॉजिटिव है तो मतलब रिवेन्यू ज्यादा है, प्रॉफिट। अगर नेगेटिव आंसर है तो मतलब एक्सपेंस ज्यादा है, मतलब लॉस। पहला सॉर्टेड है, दूसरा सॉर्टेड है, तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं कहता हूं दिस इज द क्लोजिंग कैपिटल का फॉर्मूला। क्लोजिंग कैपिटल का मतलब होता है साल के अंत में मालिक ने कितना पैसा लगा रखा होगा, साल के अंत में मालिक ने कितना पैसा लगा रखा होगा, उसका फॉर्मूला कैसे निकलेगा? बहुत बेसिक। एक बात बताओ, इसको उठा के अपने सामने रख लो। अगर आप इसको उठा के अपने सामने रख लो, आप ये इसको उठा के रख लो, जो मर्जी अकाउंटिंग क्वेश्चन को उठा के रख लो, आपको पता है ना ये ओपनिंग कैपिटल है, ये क्लोजिंग कैपिटल है ना? ये सारा एडजस्टमेंट्स करने के बाद जो कैपिटल बची वो खत्म, लास्ट में एंड में बिजनेस के बंद करते हुए कैपिटल है। इसके बीच में आपने क्या क्या ट्रांजेक्शन्स करी, क्या क्या ट्रांजेक्शन्स करी थी, याद करो। सर हमने पता क्या किया था, हमने क्या किया था सर, हमने ये सब किया था जो आपने हमें शुरू में बता दिया था, हमने ये सब किया था। क्या क्या? कोई खर्चा है माइनस कर दो, कोई प्रॉफिट है जोड़ दो, कोई लॉस है माइनस कर दो, कोई इनकम है जोड़ दो, एडिशनल कैपिटल जोड़ दो, ड्रॉइंग्स कम कर दो। कि नहीं? जल्दी बताओ, यही किया था कि नहीं? यही करा था ना? यही यहां पर फॉर्मूला लगेगा। तो क्लोजिंग कैपिटल कैसे निकालोगे? अब देखो क्लोजिंग कैपिटल कैसे निकालोगे। तो क्लोजिंग कैपिटल आप निकालोगे, जो आपकी साल की शुरुआत में कैपिटल थी दैट इज ओपनिंग कैपिटल, उसमें अगर हम एडिशनल कैपिटल जोड़ दें, एडिशनल कैपिटल कुछ मालिक ने लगा दिया तो जोड़ दो, ड्रॉइंग्स करी है तो माइनस कर दो, कोई भी इनकम हुई है, रिवेन्यू हुआ है, इनकम हुई है तो ऐड कर दो, प्लस इनकम, माइनस कर दो कोई एक्सपेंस हुआ है तो। क्या और कुछ था? क्या और कुछ था? और कुछ नहीं था सर। अरे और कुछ नहीं था तो एक बात बताओ, इनकम माइनस एक्सपेंस को तुम बोलते क्या हो? इसको तुम बोलते हो प्रॉफिट, हाँ कि ना? जल्दी बताओ। प्रॉफिट तो बोलते हो कि रिवेन्यू माइनस एक्सपेंस, प्रॉफिट ही तो बोलते हो। जितनी इनकम हुई उसमें से खर्चा माइनस कर दोगे तो प्रॉफिट ही तो आएगा। तो मैं कह सकता हूं कि क्लोजिंग कैपिटल बराबर किसके है?
क्लोजिंग कैपिटल बराबर है सर ओपनिंग कैपिटल प्लस एडिशनल कैपिटल लेस ड्रॉइंग्स और प्लस प्रॉफिट या फिर माइनस लॉस। बेटा अगर लॉस हुआ तो माइनस करोगे, प्रॉफिट और प्लस प्रॉफिट हुआ तो ऐड करोगे, एज सिंपल एज दैट। तो प्रॉफिट का एक और फॉर्मूला बना, प्रॉफिट का एक और फॉर्मूला बना। अगर मैं प्रॉफिट को यहीं पे टिका दूं, बाकी सबको उधर ले जाऊं, तो प्रॉफिट का फॉर्मूला बनेगा क्या? क्लोजिंग माइनस ओपनिंग माइनस एडिशनल प्लस ड्रॉइंग। क्योंकि ये सारी चीजें जाएंगी तो इनके साइन उलट जाएंगे, साइन उल्टे हो जाएंगे। तो आई वुड से देयर इज अ न्यू फॉर्मूला फॉर प्रॉफिट्स एंड दैट इज भाई साहब प्रॉफिट बराबर हुआ क्लोजिंग माइनस ओपनिंग माइनस एडिशनल प्लस ड्रॉइंग्स। प्रॉफिट लॉस बराबर हुए क्लोजिंग कैप माइनस ओपनिंग कैप माइनस एडिशनल कैप प्लस ड्रॉइंग्स। आई बात समझ? जल्दी बताओ। अगर इसका आंसर आया पॉजिटिव तो हम कहेंगे प्रॉफिट, नेगेटिव आया तो लॉस। अब अपने को क्या पता चला? हमें पता चला कि सर प्रॉफिट लॉस कैसे निकाले जाते हैं। एक बिजनेस के दो फॉर्मूलाज होते हैं। हमें पता चला कि प्रॉफिट लॉस निकालने का एक और तरीका भी है, क्लोजिंग में से ओपनिंग घटा दो, माइनस एडिशनल कैपिटल कर दो, प्लस ड्रॉइंग्स कर दो। अगर तो तुम्हें प्रॉफिट के लिए रिवेन्यू और एक्सपेंस पता हो तो आप यहां से निकाल दोगे। अगर आपको रिवेन्यू एक्सपेंस नहीं पता तो आप यहां से निकाल दोगे क्लोजिंग माइनस ओपनिंग माइनस एडिशनल प्लस ड्रॉइंग। दो तरीके हैं, समझते हो? कोई प्रॉब्लम तो नहीं। तो ड्यूअल एस्पेक्ट है, इसीलिए हर चीज के दो फॉर्मूला होते हैं। क्लोजिंग कैपिटल निकालने का तरीका ओपनिंग प्लस एडिशनल माइनस ड्रॉइंग प्लस प्रॉफिट लॉस, ये कर दोगे। और ये लॉजिकली समझो, एक सेकंड में समझ आएगा। साल की शुरुआत में कितना पैसा लगाया और कितना लगाया, कितना निकाल लिया और कितना प्रॉफिट हुआ तो मेरे मालिक को तो मिलेगा, तो मालिक का पैसा, मालिक का एंड में पैसा कितना होगा? शुरू में लगाया प्लस जो और लगा दिया, माइनस कर दो जो उसने निकाल लिया, प्लस कर दो अगर कुछ प्रॉफिट हुआ तो, लॉस हुआ तो माइनस कर दो, ये मालिक का पैसा एंड में आ जाएगा। यहां तक कोई प्रॉब्लम? ये फॉर्मूला समझाने बहुत जरूरी थे, इसीलिए मैंने इन पे टाइम लगाया। ठीक है, चलो इससे रिलेटेड 4-5 क्वेश्चन करते हैं, कहानी क्लियर हो जाएगी। पहला सवाल, कैपिटल ऑफ बिजनेस इज 70,000, लाइबिलिटीज आर ऑफ 40,000, कैलकुलेट टोटल एसेट्स। है ना, छोटा बच्चा भी कर देगा। टोटल एसेट किसके बराबर है? कैपिटल प्लस लाइबिलिटी के। तो टोटल एसेट किसके बराबर है? कैपिटल प्लस लाइबिलिटी के। तो मैं कहूंगा 70,000 प्लस 40,000 के, दैट इज 1,10,000। आई बात समझ के नहीं? जल्दी बताओ, क्लियर है? चलो अगला देखो। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट टोटल एसेट्स ऑफ द फर्म। जो भी चीज निकालनी हो उसका फॉर्मूला लिख लो, उसके अंदर जो जो चीजों की जरूरत पड़े वो निकालते चले जाओ। क्या बोला मैंने? जो भी चीज निकालनी है उसका फॉर्मूला लिख लो, फिर उसके अंदर जो जो चीजें भी चाहिए हो उनको निकालते चले जाओ। कहते हैं कि आप निकालो टोटल एसेट्स ऑफ द बिजनेस, टोटल एसेट्स ऑफ द बिजनेस। ठीक है सर, तो इसका मतलब क्वेश्चन ने बोला कि तू मुझे बता टोटल एसेट्स कितनी है। टोटल एसेट का मुझे एक ही फॉर्मूला पता है, दैट इज कैपिटल प्लस लाइबिलिटी, यही पता है। इंफॉर्मेशन में कहता है कि कैपिटल है 4 लाख की, क्रेडिटर्स है 3 लाख के, रिवेन्यू अर्न्ड ड्यूरिंग द पीरियड 7.5 लाख का, एक्सपेंसेस इनकर्ड ड्यूरिंग द पीरियड 2 लाख के, वैल्यू ऑफ अनसोल्ड स्टॉक 2 लाख का। मुझे पता है कि टोटल एसेट होती है कैपिटल प्लस लायबिलिटी के। एक चीज ध्यान रखना है, ये क्लोजिंग कैपिटल। ये क्वेश्चन जब भी पूछ रहा होगा वो पूछ रहा होगा ईयर एंड पे आप टोटल एसेट्स बताओ। ये जो कैपिटल दे रखी है आपको, ये ओपनिंग कैपिटल है। सोचोगे सर कुछ लिखा तो नहीं, कैसे पता चला? क्योंकि बेटा जो कैपिटल दी होती है वो ओपनिंग ही होती है, अगर क्लोजिंग होती है तो वो क्लोजिंग नाम लिखता। तो ये ओपनिंग कैपिटल है, यहां पे क्लोजिंग आएगी। अब मुझे चाहिए क्या? लाइबिलिटी तो मुझे पता ही है, लाइबिलिटी तो नहीं बदली। उसने कहा कि साल की शुरुआत में 3 लाख के क्रेडिटर्स थे और कुछ नहीं बोला, तो इसका मतलब 3 लाख के थे। तो लाइबिलिटी तो कितनी है? 3 लाख ही है। क्लोजिंग कैपिटल अगर मिल जाए तो बात बन जाए, है ना, तो बात बन जाए, टोटल एसेट निकल जाए। सर क्लोजिंग कैपिटल किसके बराबर है? क्लोजिंग बराबर होती है ओपनिंग कैपिटल प्लस एडिशनल कैपिटल, अभी तो सिखाया, लेस ड्रॉइंग्स प्लस प्रॉफिट्स। हाँ कि ना? हाँ कि ना? सर इस क्वेश्चन में ये ध्यान रखना, ये और ये तीनों चीजें जरूरी नहीं है ना, कि ये तो जरूरी है, ये जरूरी है, ये दोनों जरूरी नहीं है, ये भी आपको मिल ही जाती है इसके बारे में इंफॉर्मेशन। तो सर एडिशनल कैपिटल दे नहीं रखी तो इसको तो 0 कर दो, ड्रॉइंग्स दे नहीं रखी तो इसको तो 0 कर दो, प्रॉफिट्स
प्रॉफिट्स दे रखे हैं। कैसे दे रखा है? रिवेन्यू दे रखा है, एक्सपेंस दे रखा है। तो प्रॉफिट का दूसरे फॉर्मूले से आंसर निकाल लो, रिवेन्यू माइनस एक्सपेंस से। रिवेन्यू कितना है? 7.5 लाख। एक्सपेंस कितना है? 2 लाख। 7.5 लाख में से 2 लाख गए तो 5.5 लाख। सॉर्टेड है। ओपनिंग कैपिटल मुझे पता है 4 लाख, तो क्लोजिंग कैप आ गई भैया अपने पास। क्लोजिंग कैप आ गई भैया अपने पास। 4 लाख प्लस 5.5 लाख, दैट इज 9,50,000। 9,50,000। तो हमें पता है कि टोटल एसेट क्या आएंगी? टोटल एसेट क्या आएंगी? टोटल एसेट आएंगी क्लोजिंग कैपिटल, दैट इज 9,50,000 प्लस लाइबिलिटी 3 लाख। तो 9 + 3 12,50,000। ये फालतू की इंफॉर्मेशन है, इसकी कोई जरूरत ही नहीं थी कि बच्चा सोचे कि मैं स्टॉक भी तो एसेट होते हैं सर, ऐड कर देता हूं। अरे यहां पे जब टोटल एसेट ही आ गई तो स्टॉक को अलग से क्यों ऐड करेगा? अगर यहां पर तेरे पास टोटल एसेट ही आ गई तो स्टॉक को क्यों अलग से ऐड करेगा मेरे भाई? तो हम नहीं करेंगे। समझते हो? ये पहला क्वेश्चन ही बढ़िया क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिया। अगला देखो, ए कमेंस्ड हिज क्लोथ बिजनेस ऑन 1 अप्रैल 2024। 1 अप्रैल 2024 को चलाया विद अ कैपिटल ऑफ 30,000। तो मतलब ओपनिंग कैपिटल है, साल की शुरुआत वाली कैपिटल है। तो हमें पता चला ओपनिंग कैपिटल कितनी है? 30। और बोलो, ऑन 31 मार्च 2025 एसेट्स वर, ईयर एंड की डिटेल दे रहा है वो, ईयर एंड की। एसेट्स 50,000, लाइबिलिटी 10,000। ईयर एंड पे एसेट 50,000 और लाइबिलिटी कितनी बोली बेटा? 10,000। लाइबिलिटी कितनी बोली? 10,000। क्या कहता है? फाइंड द क्लोजिंग कैपिटल। क्लोजिंग कैपिटल, क्लोजिंग कैपिटल कैसे निकलता है? क्लोजिंग कैपिटल कैसे निकलेगा? ईयर एंड पे एसेट लाइबिलिटी प्लस कैपिटल के बराबर होगी, तो वो वाली कैपिटल क्लोजिंग होगी। तो हम कहेंगे क्लोजिंग कैपिटल एसेट माइनस लाइबिलिटी निकलेगा। ईयर एंड की सिचुएशंस के हिसाब से हम कहेंगे नहीं क्या कि एसेट बराबर होता है सर लाइबिलिटी प्लस क्लोजिंग कैपिटल, क्योंकि ईयर एंड की बात करो तो वहां पे जो कैपिटल निकलेगी वो क्लोजिंग निकलेगी। तो क्लोजिंग, अरे क्या है ये, तो क्लोजिंग कैपिटल बराबर हुई एसेट माइनस लाइबिलिटी, 50,000 माइनस 10,000, दैट इज 40,000। आई बात समझ? आई बात समझ कि क्लोजिंग कैपिटल कितनी हुई? 40,000 की। और पूछता है प्रॉफिट्स अर्न ड्यूरिंग द ईयर। प्रॉफिट का फॉर्मूला एक और था। प्रॉफिट का फॉर्मूला था, क्या था? तुम्हें याद नहीं होगा, मुझे याद है। देखो, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग माइनस एडिशनल प्लस ड्रॉइंग्स। ठीक है, एडिशनल के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। तो इसका मतलब क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। क्लोजिंग कितनी है? 40,000। ओपनिंग कितनी है सर? 30,000। 30,000 विच कम्स आउट टू बी 10,000। हुआ? हुआ? बच्चों का खेल हुआ। वर्ड प्रॉब्लम बच्चे कहते हैं सबसे मुश्किल है। मैं कहता हूं 2 फॉर्मूला याद करो और उसके बाद मेरे से 4 क्वेश्चन मेरे साथ कर लो, उसके बाद कुछ मुश्किल नहीं है, पक्का है ना? तुम्हें भी लग रहा होगा कि मुश्किल नहीं है। चलो आखिरी क्वेश्चन देखो, थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है। अब देखते हैं समझ आता है कि नहीं आता। क्या कहता है ये क्वेश्चन? ये क्वेश्चन कहता है ऑन 31 मार्च 2025 द टोटल एसेट्स एंड एक्सटर्नल लाइबिलिटीज वर 1 लाख एंड 3,000 रिस्पेक्टिवली। ईयर एंड की 31 मार्च 2025 का मतलब बेटा ईयर एंड होता है। 31 मार्च की तारीख दी है, ईयर एंड होगा। फिर भी आगे देख लेना, आगे की कहानी देखो। 1 अप्रैल 2024 का कुछ आपसे पूछ रहा है, तो मतलब ये साल की शुरुआत है, ये साल का एंड है। ईयर एंड की इंफॉर्मेशन के हिसाब से, ईयर एंड की इंफॉर्मेशन में मुझे क्या दिया? उसने बोला टोटल एसेट्स कितनी दी बेटा? 1 लाख की। और उसने मुझे दिया एक्सटर्नल लायबिलिटीज कितनी दी मेरे को? उसने 3,000 की। इन दोनों फिगर से कुछ निकाल सकता हूं? मैं निकाल सकता हूं ईयर एंड पे कैपिटल कितनी होगी, जो कि मेरी क्या होती है? क्लोजिंग कैपिटल। तो मैं यहां पे बता सकता हूं आपको क्लोजिंग कैपिटल क्या होगी। क्या होगी? एसेट माइनस लाइबिलिटी 1 लाख माइनस 3,000, दैट इज 97,000। कुछ तो इंफॉर्मेशन पता चली है, देख लेंगे जरूरत होगी या नहीं होगी। अगला देखो, ड्यूरिंग द ईयर द प्रोप्राइटर हैड इंट्रोड्यूस एडिशनल कैपिटल। ड्यूरिंग द ईयर क्या आया? एडिशनल कैपिटल। अभी तक के क्वेश्चन में एडिशनल कैपिटल नहीं आ रहा था, इसमें मैं ले आया। एंड हैड विड्रॉन 6,000 फॉर पर्सनल यूज, तो ड्रॉइंग्स भी है। गॉट इट? और क्या कहता है? ही मेड अ प्रॉफिट ऑफ 10,000, प्रॉफिट भी है। ओह माय गॉड, ये तो एक ही फॉर्मूले से हो जाएगा।
कहता है कैलकुलेट द कैपिटल एज ऑन 1 अप्रैल 2024। निकालना क्या है? निकालना क्या है? साल की शुरुआत वाली कैपिटल, जो कि क्या होती है बेटा? फाइंड ओपनिंग कैपिटल। जल्दी से बताओ, इन सबको इंक्लूड करता हुआ कोई फॉर्मूला है कि नहीं? फॉर्मूला है कि नहीं? बिल्कुल एक फॉर्मूला है हमारे पास, दैट इज क्लोजिंग कैपिटल इज इक्वल टू ब्ला ब्ला ब्ला, या प्रॉफिट इज इक्वल टू, वो दोनों के अंदर सेम चीजें आती है। तो हम कहते हैं कि प्रॉफिट्स इक्वल टू क्लोजिंग इक्वल टू, नया पेन यूज करते हैं, क्लोजिंग कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल माइनस एडिशनल कैपिटल प्लस ड्रॉइंग्स। है कि नहीं ये वाला फॉर्मूला? पता है कि नहीं पता? कि ये याद हो कि क्लोजिंग बराबर होता है ओपनिंग प्लस एडिशनल माइनस ड्रॉइंग्स प्लस प्रॉफिट्स के, वो इधर सारा कुछ जाके दोनों में से कोई भी आता हो, चीजें सेम है। अब इन्हें चार चीजें तुम्हें पता है, प्रॉफिट पता है 10,000 के है, क्लोजिंग कैपिटल पता है 97,000 की है, माइनस ओपनिंग, एडिशनल पता है सर 10,000 की है, ड्रॉइंग्स 6,000 की है, माइनस 10,000 प्लस 6,000, है ना भाई? ये ओपनिंग को इधर ले आओ क्योंकि प्लस हो जाएगा, तो ओपनिंग इधर आ गया, इज इक्वल टू 97 में से 10 गए 87, 87 में 6 आ गए तो 93,000 पड़ा है सर पहले से, प्लस 10,000 ये इधर आके माइनस हो जाएगा, है ना भाई? ये 10,000 इधर आके माइनस हो जाएगा, माइनस कर दिया, कितना आया? 83। तो ओपनिंग कैपिटल कितना आया? 83। ओपनिंग कैपिटल कितना आया? 83। आई बात समझ? तुमसे ओपनिंग पूछ ले, तुमसे क्लोजिंग पूछ ले, तुमसे टोटल एसेट पूछ ले, तुमसे प्रॉफिट पूछ ले, तुमसे लॉसेस पूछ ले, जो मर्जी पूछ ले, तुम बता सकते हो। अगर तुम्हें ये ब्रह्मास्त्र आता है, ये ब्रह्मास्त्र आता है जिसके अंदर सारे के सारे फॉर्मूला मैंने एक ही बार में लिख दिए, सिर्फ ये छुटके से फॉर्मूलाज है, और कहानी क्लियर होनी चाहिए कि किस चीज से क्या बना है, बात खत्म। ठीक है जी, तो ये बात हो गई है। अब अकाउंटिंग इक्वेशन की भी खत्म। अब हमें अकाउंटिंग इक्वेशन में पूरे नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि हमने बहुत अच्छे से पूरे के पूरे एक एक चीज को अच्छे से डिस्कस कर लिया है। तो ठीक है गाइस, बाय बाय, मिलेंगे अगले लेक्चर में, जहां पर हम करेंगे जनरल का वन शॉट, द मोस्ट अवेटिंग वन शॉट, जनरल या लेजर। ठीक है, पहले लेजर करेंगे फिर जनरल करेंगे, द मोस्ट अवेटिंग दोनों चैप्टर्स, फुल स्कोरिंग मजेदार चैप्टर्स। अगर आपको मजा आ रहा है इस सीरीज में तो जल्दी से लाइक करा करो यार, वीडियोस को लाइक नहीं करते तुम, जल्दी से लाइक कर दो, पूरी वीडियो को लाइक करो, कमेंट करके बताओ कैसा लगा, और जो मैंने क्वेश्चंस पूछे थे वो भी कमेंट सेक्शन में डालो, ताकि मैं तुम्हारा कमेंट पिन कर दूं और तुम्हें सही आंसर पता चल जाए। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।